नमस्कार। इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका, मेरे समस्त छात्रों का और मेरे समस्त व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन है। अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाठ 2, उपभोक्ता के व्यवहार पर आधारित कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी। ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें है, साम्य अथवा संतुलन से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, फिजिक्स में भी साम्य होता है और अर्थशास्त्र में भी होता है। फिजिक्स में साम्य का अभिप्राय होता है स्थितिक अवस्था से, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या मूवमेंट नहीं होता। किंतु अर्थशास्त्र में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में साम्य का जो अभिप्राय होता है वो उस अवस्था से होता है जिसमें परिवर्तन तो होते हैं किंतु हम उन परिवर्तनों को अनुपस्थित मान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में क्या परिभाषा बनेगी? परिभाषा होगी कि साम्य से अभिप्राय यानी स्थितिक अवस्था से नहीं होता। अर्थशास्त्र में साम्य से अभिप्राय स्थितिक अवस्था से नहीं होता, अपितु उस अवस्था से होता है जिसमें परिवर्तन क्षण प्रति क्षण, मिनट प्रति मिनट, घंटा प्रति घंटा, दिन प्रति दिन, सप्ताह प्रति सप्ताह, है ना, होते रहते हैं किंतु हम उन परिवर्तनों को अनुपस्थित मान लेते हैं। ठीक है। अर्थात साम्य अनेक प्रकार के होते हैं और जहां भी आप उपभोग हो, उत्पादन हो, विनिमय हो, वितरण हो, राजस्व हो, तो यानी संपूर्ण अर्थशास्त्र साम्य या संतुलन की अवधारणा पर आधारित है। ठीक है। जैसे उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक का संतुलन, पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक का संतुलन की व्याख्या कीजिए, अल्पकालीन संतुलन, दीर्घकालीन संतुलन। ठीक है। तो संतुलन शब्द आपको बार बार परेशान करता रहेगा, है ना। तो संतुलन क्या है, साम्य क्या है? साम्य से अभिप्राय स्थितिक अवस्था से नहीं होता, अपितु उस अवस्था से होता है जिसमें परिवर्तन होते हैं लेकिन हम उन परिवर्तनों को अनुपस्थित मान लेते हैं। क्वेश्चन 2 है, उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए। उदासीनता वक्र प्रोफेसर स्तंभ ने उदासीनता वक्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है और उपभोक्ता इन बिंदुओं के प्रति उदासीन हो जाता है, इसीलिए इसको उदासीनता वक्र कहते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं एक उदासीनता वक्र बना रहा हूं। ये उदासीनता वक्र है, आईसी रेखा। ये कोई भी रेखा अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो इस पर भी अनगिनत बिंदु हैं। ठीक है। ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी और ये डी। इन सभी बिंदुओं से उपभोक्ता को समान संतुष्टि यानी एक्स के बराबर संतुष्टि प्राप्त होती है। ये है, मान लीजिए, सेव। ठीक है। ओ एक्स अक्ष पर ये वस्तु सेव है, यहां पर ये केला है ओ वाई अक्ष पर। ठीक है। इन दोनों वस्तुओं की अनगिनत मात्रा ऐसी हो सकती हैं, अनगिनत कॉम्बिनेशन ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बंडल हो सकते हैं जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। ठीक है। उपभोक्ता इन बिंदुओं के प्रति ए बी सी डी, इन बिंदुओं के प्रति उदासीन हो जाता है, इसीलिए इसको उदासीनता वक्र कहते हैं। समझ में आ गया? एग्जाम में आपके क्वेश्चन एक और आ सकता है, उदासीनता मानचित्र बनाइए। ठीक है। उदासीनता मानचित्र बनाइए। तो देखिए, जब एक ही आधार पर अनगिनत इस प्रकार की आईसी रेखा हम बना दें, ठीक है, IC1, IC2, IC3, IC4, ठीक है, तो ये जो है इसको हम उदासीनता मानचित्र कहते हैं। याद रखिएगा, इसको बनाना बहुत आसान है। वो ऐसा से बनाने करके ना, इस प्रकार की ये रेखा है, IC1, IC2, IC3, IC4 बना देगा, उदासीनता मानचित्र बन जाएगा। ठीक है। उदासीनता मानचित्र यानी उदासीनता वक्र क्या प्रदर्शित करता है? दो वस्तुओं के ऐसे बंडल को,
ऐसे अन्य अनगिनत बंडलों को प्रदर्शित करता है जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि प्राप्त हो। नेक्स्ट है बजट रेखा से आप क्या समझते हैं? बजट रेखा, बजट रेखा का ढाल कैसा होता है? बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, क्योंकि यदि हम एक वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास दूसरी वस्तु को खरीदने के लिए पहले की तुलना में कम धन होगा, अर्थात हमें दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बजट रेखा का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक। फिर इसके बाद है बजट रेखा का समीकरण लिखिए। तो बजट रेखा का समीकरण होता है, ये देखिए, x1 p1 धन x2 p2 बराबर n। तो यहाँ पर x1 पहली वस्तु, x2 दूसरी वस्तु, p1 पहली वस्तु का मूल्य, p2 दूसरी वस्तु का मूल्य, m जो है उपभोक्ता का बजट। ठीक है, ये बजट रेखा का समीकरण होता है। चलिए आगे चलते हैं। बजट रेखा का क्षैतिज कटाव क्या बताता है, यानी कि समांतर कटाव? वो ये बताता है कि हम अपने बजट में x1 वस्तु की मात्रा को कितना खरीद सकते हैं, कितनी मात्रा x1 की खरीद सकते हैं, और ऐसी स्थिति पर हमारे पास y की शून्य मात्रा होगी। वो y की कितनी मात्रा होगी? शून्य मात्रा होगी, y वस्तु की शून्य मात्रा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट रेखा का लंबवत कटाव क्या बताता है? वो बताता है कि हम यानी वस्तु दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा खरीद सकते हैं, और ऐसी स्थिति में हमारे पास पहली वस्तु की शून्य मात्रा होगी। चलिए के बाद बजट रेखा के ढाल को मापने का सूत्र क्या है? तो बजट रेखा का ढाल जो होता है, बजट रेखा का ढाल, ये होता है P1 अपॉन P2। ये सूत्र है, इसका याद कर लीजिए इसको। ठीक है, यानी पहली वस्तु की कीमत बटे दूसरी वस्तु की कीमत, तो यानी दोनों वस्तु की कीमतों का जो अनुपात है वो बजट रेखा का क्या बताता है? ढाल को बताता है। बजट समूह कब बदलता है? जब उपभोक्ता की आय और वस्तु की कीमतों में परिवर्तन होता है, बजट समूह में परिवर्तन हो जाता है, बजट बदलता है। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? देखिए, एक है सेब और दूसरा है संतरा। ये दो वस्तुएं हैं। संतरे की हमारे पास 20 इकाइयां, लेकिन सेब हमारे पास शून्य है। यदि हम सेब की एक अधिक इकाई का एक अधिक अतिरिक्त इकाई खरीदना चाहें या एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करना चाहें, तो ऐसी स्थिति में हमें सेब की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास सेब 14 रह जाएंगे, अर्थात एक सेब के लिए हमें 6 संतरों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना, प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है? यह बताती है कि एक वस्तु की अधिक मात्रा के लिए दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ेगा और इसके प्रति उपभोक्ता उदासीन होगा, ये तो बताती है। ठीक, आगे चलते हैं। उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु सेवा पदार्थ का वह गुण, वह शक्ति, वह सामर्थ्य, किसी वस्तु सेवा पदार्थ का वह गुण, वह शक्ति या वह सामर्थ्य जो हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकती है, उपयोगिता कहलाती है या तुष्टिगुण कहलाता है। ठीक है, एक ही बात। तो वस्तु सेवा पदार्थ का वह गुण जो हमारी आवश्यकता को संतुष्ट कर सकता है, उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो सीमांत उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता, एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है, अथवा एक कम इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो कमी होती है, उसको सीमांत। ठीक है, अब इसमें है सीमांत उपयोगिता को मापने का सूत्र बताइए। तो सीमांत उपयोगिता को मापने का जो सूत्र है उसको हम यहाँ लिखते हैं। देखिए, MU ये बराबर होता है TUN+1, यानी एक अधिक इकाई की उपयोगिता कुल उपयोगिता से घटाना है, माइनस करेंगे
टी यू एन इकाइयों की उपयुक्तता को, तो हमें सीमांत उपयुक्तता मिल जाएगी। अथवा एन यू, ये यानी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है टोटल यूटिलिटी एन इकाइयों की माइनस टी यू एन माइनस वन, एक कम इकाई की कुल उपयुक्तता, यानी कि एन इकाइयों की उपयुक्तता से एक कम इकाई की कुल उपयुक्तता को घटा देंगे तो हमें सीमांत उपयुक्तता मिल जाएगी। दोनों सूत्र हैं, दोनों सूत्रों को याद करें। इसके बाद है कुल उपयुक्तता किसे कहते हैं। कुल उपयुक्तता किसे कहते हैं? वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसके योग को कुल उपयुक्तता कहते हैं। वस्तु की एक निश्चित मात्रा को उपभोग करने से जो संतुष्टि प्राप्त होती है उसको कुल उपयुक्तता कहते हैं। वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयुक्तताओं के योग को कुल उपयुक्तता कहते हैं। ठीक है, इसको सूत्र के रूप में आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, कुल उपयुक्तता यानी कुल उपयुक्तता टी यू, ये बराबर होगी एम यू वन प्लस एम यू टू प्लस सो ऑन एम यू एन, एन इकाइयों की उपयुक्तताओं को जोड़ देंगे, जो उपयुक्तता हमें प्राप्त होगी उसे हम कुल उपयुक्तता कहेंगे। मान लीजिए 7 इकाइयों का उपभोग कर रहे हैं और हमें 220 इकाइयों के बराबर उपयुक्तता मिल रही है ना। हमारी कुल उपयुक्तता 220 इकाइयों के, सबका योग 7 इकाइयों की सीमांत उपयुक्तता का योग 220 है, तो हमारी कुल उपयुक्तता होगी 220 इकाई। इसके बाद है औसत उपयुक्तता से क्या अभिप्राय है? कुल उपयुक्तता को उपभोग की इकाइयों से भाग कर दीजिए, औसत उपयुक्तता प्राप्त हो जाएगी। यानी सूत्र के रूप में ए यू यानी एवरेज यूटिलिटी, ये बराबर होता है टी यू टोटल यूटिलिटी यानी कुल उपयुक्तता बटे उपभोग की इकाइयां। तो इसमें ए यू जो है औसत उपयुक्तता है, टी यू कुल उपयुक्तता है, एन उपभोग की इकाइयां है। तो इस सूत्र के द्वारा आप औसत उपयुक्तता को ज्ञात कर सकते। ठीक है, औसत उपयुक्तता यानी कुल उपयुक्तता को उपभोग की इकाइयों से भाग देकर जो उपयुक्तता ज्ञात होती है उसको औसत उपयुक्तता कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर देखेंगे, आप इनको याद कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।